आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। Honorable PM never took any rest. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात होने वाली है उस कहानी की जिसके फलसफे बहुत थे, लेकिन जब तस्वीर सामने आई तो सारी कहानी का उपसंहार स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये एंड डील लॉक हो चुकी है। जी हां, एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक आज महत्वपूर्ण रूप से हुई, उस बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया गया। इतना ही नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए अलायंस ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव भी रख दिया है। प्रस्ताव सामने आया और इसी के साथ वो सारी अटकलें खत्म हो गई जो इंडिया गठबंधन के लिए स्पष्ट रूप से बैकडोर से एक गोल्डन गेट खोल रही थी। यानी अब की बार फिर से मोदी सरकार, क्योंकि कर ली गई है सारी बाधाएं पार, एंड डील हो चुकी है। नीतीश और नायडू को लेकर जो संशय था, जो आशंका थी, जो शंका थी, उन तमाम मुद्दों पर आज पूर्ण विराम उस वक्त लग जाता है जब खुद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ नायडू की केमिस्ट्री सामने आती है। इंडी गठबंधन का गणित फेल होता हुआ नजर आता है और इन सब के बीच बड़ी खबर यह कह रही है कि थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से शपथ लेने के लिए मोदी की मुलाकात होने वाली है। सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति से मुलाकात है। एनडीए की बैठक में मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करके समर्थन चिट्ठी भी सौंपी जाएगी और प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम का अनुमोदन कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के समक्ष। इन सब के बीच खबर यह भी आ रही है कि जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि आखिर कैबिनेट का आकार, स्वरूप, रंग रूप क्या होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में इतना तो तय है कि कई बाधाएं थी जब से नतीजे सामने आए थे। महत्वपूर्ण रूप से यह कहा जा रहा था कि इंडी गठबंधन की नजर नीतीश नायडू पर है, लेकिन बीजेपी ने अपने मैजिक कार्ड खेला और आखिरकार एंड डील लॉक हुई। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। तस्वीरें संकेत देती है, संदेश देती है। एक तरफ विपक्ष था जो लगातार ये कह रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन आज विपक्ष को बड़ा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसदीय दल की बैठक में पहुंचे तो उन्होंने सर्वप्रथम संविधान को प्रणाम किया, उसे नमन किया, सिराको लगाया और साफ तौर पर विपक्ष की तमाम अटकलों को बड़ा जवाब देते हुए नजर आए हैं। इन सब के बीच आइए इस वक्त जो बड़ी खबर है उस पर हम बने हुए हैं, लेकिन आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संविधान को प्रणाम जब प्रधानमंत्री करते हैं तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो चार तस्वीरें आप इर्द गिर्द घूमते हुए देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से नीतीश, नायडू और नरेंद्र मोदी के बीच में जबरदस्त केमिस्ट्री बन चुकी है। इंडी के सारे गठबंधन फेल होते हुए, इंडी के सारे गणित फेल होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर एनडीए का पर्यायवाची इज इक्वल टू गुड गवर्नेंस विद नीतीश एंड नायडू की तस्वीर सामने आती है। आप खुद देखिए कि आज तो भर भर कर तारीफ करते हुए नीतीश मोदी नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। कहां वो अब एक तरफ प्रधानमंत्री के पैर छूते हुए भी नजर आते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए गलभैया करते हुए नजर आते हैं। और इन सब के बीच आइए क्या ताजा तस्वीर है, कितनी देर के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात होने वाली है, ये सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, आज तो ये तय हो गया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। यहां पर खास रूप से अब चर्चा हो रही है कि कैबिनेट का आकार क्या होगा, सरकार गठन को लेकर किस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी। जेपी नड्डा जी के आवास पर अभी एक बैठक चल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास?
जी देखिए, बता दूं आपको लावनी की जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनके घर पे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो पहुंच चुके हैं और एनडीए नेताओं की 1-to-1 बातचीत होगी। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि जो मंत्रिमंडल की बात है कि जो सहयोगियों को समायोजित करना है, चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, चिराग पासवान हो, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना हो, तमाम जो सहयोगी दल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, एनडीए ने इस बार लोकसभा के चुनाव में साथ मिलकर लड़ा है, तो सबको मंत्रिमंडल में स्थान देना है। आपको पता है कि 2014 और 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत था, तो इसलिए सांकेतिक भागीदारी थी। लेकिन इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये फार्मूला दिया है कि 4 सांसदों पर एक मंत्री बनना चाहिए, तो यानी जेडीयू के पास का ये अगर इस फार्मूला लागू होता है अगर, तो जेडीयू को 3 मंत्री पद मिलेगा और टीडीपी को 4 मंत्री पद मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि सभी से बातचीत होगी, मंत्रालय कौन से रहेंगे, कौन कौन से मंत्री बनेंगे, इसको लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर पर बातचीत अब से कुछ ही दिन में शुरू होने वाली है। जो फॉर्मूला दिया गया था जेडीयू की तरफ से 4 सांसदों पर 1 मंत्री, यानी 3 मंत्री आ सकते हैं जेडीयू के खाते में। लेकिन वो 3 नाम, क्या रेस में कोई 3 नाम हैं जो आगे चल रहे हैं जेडीयू की तरफ से? इस बारे में आपको कोई जानकारी? जी देखिए, जेडीयू के जो टॉप सोर्सेज हैं उनसे बातचीत हमारी जब हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, संजय झा वो बिहार सरकार में मंत्री थे, उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया, तभी से ही कयास लगाए जा रहे थे कि संजय झा नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते हैं और संजय झा ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बीजेपी और नीतीश का पैचअप कराया। संजय झा का मंत्रिमंडल में स्थान फिक्स माना जा रहा है। एक ब्राह्मण चेहरा है। सौरभ, मैं आपको 10 मिथिला सेकंड के लिए रोकती हूं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है राष्ट्रपति भवन की तरफ। ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति से होगी और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, क्योंकि समर्थन वाली चिट्ठी पहले ही पहुंच चुकी है राष्ट्रपति तक। एनडीए के जो तमाम 13 दल है, जो घटक दल है, जो उनकी तरफ से समर्थन पूर्ण रूप से दिया गया है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को। और खास तौर से सर्वसम्मति से सर्वदलीय बैठक जो हुई है, माफ कीजिएगा, एनडीए संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उन्हें संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया है। अब बारी सरकार बनाने का दावा पेश करने की थी और इसलिए कहा जा रहा है कि जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं, काफिला निकल चुका है, कुछ ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। सौरभ, ओवर टू यू, पूरी जानकारी कंप्लीट कर लीजिए। जी देखिए, अब आपके सवाल का जवाब दे दूं कि संजय झा एक नाम है, दूसरा जो नाम है वो ललन सिंह, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंगेर से चुनाव जीत कर आए हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी लोगों में से उनकी गिनती होती है। और जो तीसरा नाम है, देखिए तीसरे पर 2 लोगों का नाम चल रहा है। एक कर्पूरी ठाकुर के जो लड़के हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, रामनाथ ठाकुर, और दूसरे जो वाल्मीकि नगर से सांसद बने हैं सुनील कुमार, उनके पिताजी भी सांसद हुआ करते थे। तो ये तीसरे नाम के लिए 2 लोगों में रेस चल रहा है, यानी 4 लोगों में 3 लोगों का मंत्रिमंडल में स्थान तय माना जा रहा है। जो जेडीयू के जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है। लावनी, टीडीपी के खाते में क्या आएगा, कुछ जानकारी इस बारे में मिल रही है सौरभ जी? जी देखिए, मैंने वही कहा कि अगर नीतीश कुमार का फार्मूला रहता है, अगर मान लीजिए अगर आज तय हो जाता है कि नीतीश कुमार के फार्मूले पर काम होगा, तो टीडीपी के पास 4 मंत्रालय रहेगा और लोकसभा का स्पीकर। दोनों पार्टी चाह रही थी, लेकिन लोकसभा के स्पीकर के पद से बीजेपी कोई समझौता नहीं करेगी। जब दोपहर में आपसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो 4 बड़े मंत्रालय हैं, 4 से 5, उस पर भी बीजेपी कोई समझौता नहीं करेगी। और टीडीपी ने कहा है कि विशेष राज्य की दर्जा के लिए उनको वित्तीय मदद दिया जाएगा। विशेष राज्य का अगर दर्जा आप देते हैं तो कई ऐसे सहयोगी दल हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे अन्य तमाम जो सहयोगी दल हैं, शिवसेना हो, वो आपको विशेष राज्य का दर्जा मांगेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि टीडीपी को यानी आंध्र प्रदेश को वित्तीय मदद केंद्र सरकार देगी। लावनी, यहाँ पर देखिए, चाहत सबकी अपनी अपनी है। जेडीयू की तरफ से जो स्पष्ट चाहत है, टीडीपी की तरफ से स्पष्ट चाहत है, लेकिन यहाँ तो क्योंकि 5 जो सीटें हैं वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास भी पूरी तरह से जीत कर आई है। 100% जीत तो उन्हीं की कही जाएगी। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीत ली। उनकी भी अपनी इच्छा होगी, क्या उनके लिए भी कुछ सोच कर रखा गया है बीजेपी की तरफ से? इसके साथ ही साथ एकनाथ शिंदे साहब की भी मौजूदगी थी, क्या शिवसेना शिंदे के लिए भी कुछ सोच कर रखा गया है? और सबसे बड़ी बात,
बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे कद हैं, ऐसे नाम हैं जिनको अपने इस फर्स्ट कैबिनेट में शामिल करना जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए। क्या उनके लिए भी कोई नामों की जानकारी मिल पा रही है, कोई सामंजस्य बन पाया है? सौरभ जी देखिए, बाकी दलों के नेताओं का नाम आप जान सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का नाम आप नहीं जान सकते हैं। आज प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि अगर मीडिया में भी आपका ब्रेकिंग न्यूज़ में नाम चल रहा है तो कंफर्म मत मानिएगा। आपके पास फ़ोन भी आता है तो उसको आप वेरीफाई कीजिए, पहले कंफर्म मत मानिए। कह दिया जाएगा कि आपको कि आपका परिवार के साथ पहुँचे। और एक नाम छूट रहा है लावनी, जो जयंत चौधरी हैं, जिनको लोकसभा के चुनाव से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। उनका भी जो रिजल्ट था वो 100% था। 2 सीटें उनको मिली थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की, और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। वो खुद राज्यसभा के सांसद हैं। तो ऐसे में कहा भी जा रहा है कि जयंत चौधरी को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। जो एकनाथ शिंदे शिवसेना की पार्टी है, और वो ये कहा जा रहा है कि जो उनके बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलेगा, जबकि अन्य वरिष्ठ जो पार्टी के लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सौरभ। आप नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि अब तो इंतजार केवल 9 तारीख का है, जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। भव्य से भव्यतम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रण दिया जा रहा है, और इन सब के बीच राष्ट्रपति भवन में 9 तारीख की शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच चर्चा सरगर्म है कि आखिर जो सरकार बनेगी, जो नई सरकार होगी, उसका स्वरूप आकार क्या होगा। क्या इस बार सत्ता की जो असल चाबी है वो नीतीश और नायडू के हाथ में ही रहेगी? क्या गठबंधन की सरकार को 5 साल के लिए पूर्णता के साथ वाकई चलाया जा सकेगा? हालांकि आज की जो तस्वीरें हैं वो तो ये कह रही हैं कि 5 साल तक के लिए ये जो एंड डील है वो लॉक हो चुकी है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार असीम होते हैं, कहीं कोई द्वार आने वाले समय में खुल तो नहीं जाएगा। इन सब पर होगी आज खुली बहस। हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, आइए कराती हूं उनसे आपका परिचय। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं पंडित राज शर्मा जी। जेडीयू का पक्ष रखेंगे मनोज लाल दास जी, और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हम इस पैनल का हिस्सा है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आज मनोज जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि खास तौर पर जो पूरी की पूरी सरकार को लेकर चर्चाएं हो रही थी, कैसा होगा आकार, कैसा होगा स्वरूप, ये सब कुछ नीतीश बाबू पर निर्भर कर रहा था। आज तो जिस तरीके से उन्होंने भर भर कर तारीफें की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ऐसा लग रहा है कि डील वाकई पक्की हो गई है सर। मनोज जी। राजनीति में तरह तरह की बातें होती रहती है। मनोज जी की आवाज बढ़ा दीजिए प्लीज। तरह तरह की बातें होती रहती है और उस हिसाब से लोग बात करते हैं। तो हमारा ये नहीं कहना है और दूसरे के बातों पर भी हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोगों को एकमात्र ये था कि जो देश की जनता ने को अपना विश्वास मत व्यक्त किया है, अपना समर्थन दिया है, उसको हम जाए। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते रहे और अभी भी कह रहे हैं कि रेल मंत्री मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं। कुछ हमारे नेता लोग भी अपना बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग पूरी तरह से एकमात्र यही चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो गठबंधन की जो सरकार बनी है, एनडीए की जो सरकार बनी है, अपना कार्यकाल जनता के हितों को लेकर, जनता के सवालों को लेकर पूरी तरह से करे। हमारे पार्टी के सांसदों के साथ बैठक में भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी विकास की ढांचा को खोज रहे हैं, किससे अपना प्रदेश में भी फायदा हो और देश को ही फायदा। बिल्कुल, देखिए आ गए आप अपनी बात पर। यही बात तो चर्चा का विषय है। विकास का ढांचा आप खोज रहे हैं जिससे देश का भी भला हो और प्रदेश का भी भला हो। तो वही तो मैंने पूछा साहब कि कौन सी डील पक्की हो गई है, क्योंकि जनता इस पे बहुत उत्सुक है जानने को। और खास तौर से आज जब नीतीश कुमार जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में जो रहा बाकी है वो तो मिलबे करेगा।
क्या ले रहे हैं साहब आप लोग? यही तो जानना चाहती है जनता। जनता जान रही है कि बिहार को विकास के लिए नीतीश कुमार जी संकल्पित हैं और उसमें बहुत सारे साधन है, सड़क है, रोड है, पुल है, पुलिया है, रेल है। उन लोगों की बढ़ोतरी कैसे हो, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है साहब, नीतीश कुमार जी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो आपकी पार्टी के नेता बहुत शुरू से ही कहने लग गए थे जब से नतीजे आए थे। बहरहाल मैं सीधे पंडित राज शर्मा जी आज आपके पास अब आती हूँ और फिर जाऊंगी सूर्य प्रकाश मैथिल जी के पास। पंडित राज शर्मा जी, आप तो बार बार आप लोग ये कह रहे थे कि सरकार अभी देखिए बनती है कि नहीं बनती। शुरू में नतीजे आए तो आपने कहा कि पॉसिबिलिटीज बहुत है क्योंकि नीतीश बाबू और नायडू साहब को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ तो कर ली सब बाधा पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। ना पहले तो मैं आपकी एक शब्द से इत्तेफाक नहीं रखता। अब की बार मोदी सरकार आप ही ने कहा इस बार, बस बाकी अब की बार यही कहा था अब की बार एनडीए सरकार। अरे तो सर्वसम्मति से एनडीए के तमाम जो घटक है उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता चुना है साहब। ये भी सुनिए, वो बार बार कह रहे हैं ये मोदी सरकार है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये घटक दल कह रहे हैं। ठीक है, वो आप कह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैं एक तो पहले जेडीयू के नेताजी से कहने चाहता हूं कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियनों की बेइज्जती करना बंद कर दे। ये ऐरी गैरी पॉलिटिक्स में बातें होती रहती हैं, ये शब्दों का उच्चारण ना करिए। ये उच्चारण आप लोगों को खा बैठे। आप पॉलिटिशियन कोई आपकी अगर कोई अब्रॉड दूसरे देश सुन रहे होंगे तो क्या जाएगा संदेश कि हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन ऐरी गैरी ऐसी वैसी बातें करते। चलो मंथन कर लेना। अब मैं आपसे लावनी जी एक बात कहना चाहता हूं, ये सरकार कमजोर ही नहीं, इतनी कमजोर है बल्कि कि ये अपने टांगों में 6 महीने नहीं चल पाएगी। जाइए, और मैं जो लोग कह रहे, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। लोगों का कहना है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए बना दिया कि जिससे कि ये 3 बार का इनका जो टर्म हो जाए ऐतिहासिक बन जाए। बाकी कोई इन पे विश्वास नहीं कर रहा है, जेडीयू विश्वास नहीं कर रहा है, टीडीपी विश्वास नहीं कर रही है, कोई दल नहीं कर रही होती तो आज आपने देखा नहीं, भर भर कर झोली भर भर कर तारीफ हो रही थी। नीतीश कुमार जी तो बाकायदा पैर छूते हुए भी नजर आए। नायडू साहब के साथ जिस तरीके से केमिस्ट्री देखी जा रही थी, आपके सारे गणित फेल हो गए सर वहां पर। नायडू साहब को आपने देखा, तीनों किस तरीके से मिलकर गलबैया कर रहे थे। अरे अच्छा, एक और बात सुनिए, नीतीश जी ने उन्हें लेटर दिया, नीतीश जी कह देंगे हाँ हमने शर्तों के संग लेटर दिया। क्या कोई गठबंधन का घटक दल ये कह देगा हाँ कि हमने शर्तों के संग दिया है कि 3 कैबिनेट 2 राज्य मंत्री? यही कहेंगे। ये प्रधानमंत्री का विवेक है, वो किसको चाहे ले। बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो क्या हो? ये कहने की बातें होती है। हम लोग भारत देश है। आप ये कह दें बात नीतीश जी मुझे रेलवे दो, अमित शाह जी को गृह मंत्री नहीं बनाओगे, स्पीकर हमें इसलिए डर है, कह देंगे ऐसे, इसलिए डर है, आप हमें एक था जेडीयू बना दोगे, हम तुम पे विश्वास नहीं करते हो। और बता दूं आपको लावनी जी, आप लोग कितना हाइपोथेटिकल आप लोग होते रहे पूरे चुनाव के दौरान। आप कहते रहे कि संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन चुना गया। देखिए सरकार चुन ली गई है, एनडीए की गठबंधन सरकार है, लेकिन फिर भी इस गठबंधन सरकार में भी सबसे ज्यादा नंबर अगर है तो वो बीजेपी के हैं। आप लोग 100 के आंकड़े को भी अभी नहीं छू पाए। और जहां तक आप लोग संविधान की बात करते रहे, आज आपने देखा ना प्रधानमंत्री ने संविधान की प्रति को किस तरीके से नमन किया, उसे प्रणाम किया। तो ये भी देश देखेगा। इनके नेता कहते थे संविधान को बदलेंगे, आपने ये भी तो सुना ना। सूर्य प्रकाश मैथिल यहाँ पे, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अभी भी देखिए ये कहा जा रहा है और आज तो मनोज झा जी ने कहा भी कि ये हनीमून पीरियड है, इसमें ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि तलाक की संभावनाएं शुरू में नहीं होती, बाद में पता चलता है। देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद लावनी जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय याद आ रही है राज शर्मा जी के ऊपर। वो कर्म उंगलियों पर गिनते हैं, जुल्म का जिनके कोई हिसाब नहीं। अब देखिए ये कह रहे थे कि बैसाखियों पे वो सरकार चलेगी, 6 महीने नहीं टिकेगी, 3 मंत्री 2 राज्य मंत्री, फलाना ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं बैसाखियों की सरकार, तो एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ
ये आंकड़ा। चलिए, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको रोक रही हूँ सूर्यप्रकाश जी, हमारे साथ ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दिया गया है, पेश कर दिया गया है। राष्ट्रपति से मिलते हुए उनकी तस्वीरें आ गई है और यहाँ पर खास तौर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जल्द ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति भवन वो पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इन्हीं तस्वीरों के साथ सूर्यप्रकाश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का कैसा नैरेटिव है। ये मेरे सामने, मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं। ये जो है कांग्रेस की कुल मिलाकर अकेली कांग्रेस की सीटें आई, और दूसरा आंकड़ा ये भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पे लेके आई। अब मैं ये पूछना चाहता हूं राज शर्मा जी से कि इनमें से कौन सी जो संख्या है वो बड़ी है, कांग्रेस की ज्यादा है या भारतीय जनता पार्टी की? मैं जवाब देता हूं, मत ये गलत मत बोलिए। बीच में नहीं बोला, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए। पंडित जी, एक बार उनको पूरा कर लेने दीजिए। आपकी बात उन्होंने सुनी थी ना, आपको इसके बाद आप ही काउंटर आंसर दीजिएगा, लेकिन 20 सेकंड उनको पूरा कर लेने दीजिए जल्दी से। सूर्यप्रकाश जी, 20 सेकंड। ये कह रहे थे कि ये बैसाखियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगातार वोट भी मिले, प्यार भी मिला, सीटें भी मिली, लेकिन इनको देखिए देश के 8 राज्यों में तो इनको अंडा मिला है, अंडा। लेकिन ये जो है ना, वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से ना जाए। ये कह रहे थे कि मजबूत सरकार नहीं है, तो भैया तुम्हारी कौन सी मजबूत सरकार है? तुम क्या हो? चोरों का एक इकट्ठा हुआ। ठीक है, पंडित राज शर्मा जी जवाब दे दीजिए। और देखिए, आप लोग यहाँ पर अभी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर नरेंद्र मोदी ने समर्थन की चिट्ठी के साथ साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। साहब सूर्य भाई, पहले तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ, अंडा, तुम, ये ऐसे शब्दों का ना अच्छा नहीं लगता। इसको देश प्रदेश विदेशों में सुन रहे होंगे लोग, कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता पढ़े ही नहीं। अब मेरी बात सुनिए। आपने कह दी, अरे थोड़ा अभी भी नहीं, पहले सुन लो। ये है नंबर, लो मैं कह रहा हूं, हमें आशा से 25 से 35 सीट कम मिली, और आपने भी नहीं सोचा था, आपको आशा से 35 सीटें ज्यादा मिल गई। सीने पे हाथ रखवा दो, आपको तो छोड़ दो, आप क्या रखोगे? सीने पे आपके नेता हाथ रख दे, उन्हें 180 सीट का भी गुमान नहीं था। तो झूठ बोलते थे, उन्होंने माना कि 400 सीट आएंगी। क्यों झूठ बोलते थे आप? गलत फौज क्यों फैला रहे थे आप? प्रकार की बातें करते हो। और बैसाखी की इसलिए कही आप, अरे अभी नहीं गई, 3,27,000 वोट आपके नेता को कम मिला। 3,27,000, अरे इतने में तो एमपी बन जाता है। आपको तब भी शर्म नहीं आ रही? देख लिया आज माला कैसे पहन रहे थे। बड़े बोल मत बोलना, बड़ा कोरा खा लेना भाई, बड़े बोल मत बोलना। पंडित राज शर्मा जी, ठीक है, सूर्यप्रकाश मैथिल जी, ठीक है, अभी भी गुस्सा नहीं जाएगा। देखिए, इतना जरूर है पंडित जी, स्वीकार कर लीजिए, सरकार तो एनडीए की बनने वाली है। प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेने वाले हैं। सुरेश स्वामी जी के पास जाती हूँ। आइए, मैं आप दोनों के पास आऊंगी साहब, फिर से आप दोनों को मौका दीजिए। सुरेश स्वामी जी, एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज। सुरेश स्वामी जी भी हमारे साथ है, उनके पास भी जाने दीजिए प्लीज। सुरेश स्वामी जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है, देखिए इतना तो तय हो गया कि सरकार बन रही है एनडीए की, प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से तीसरा टर्म होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही हम प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगे। राष्ट्रपति भवन में दावा भी पेश कर दिया गया है, वहीं से सीधी तस्वीरें आ रही है। लेकिन इन सबके बीच में जिस पर संशय अभी भी बरकरार है, उस एन फैक्टर पे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे। हालांकि दोनों ने ही आज जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाई, वो ये कह रहे थे कि ये तो 5 साल की बात है, अभी देखिए आगे भी हमको और साथ में रहना है। वो 30 सालों की वो अब बात करने लगे। तो क्या आपको लगता है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दावा कर रहे थे कि सरकार पूरी 5 साल चलेगी और 5 साल नहीं, आगे आने वाले समय में भी ये गठबंधन रहेगा, क्या वाकई धरातल पर यह हकीकत बनता हुआ नजर आ जाएगा? कहीं से कोई इफ एंड बट्स तो नहीं है सर? नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि दावा तो दोपहर में ही पेश हो गया था। हाँ। अभी उस दावे के बाद राष्ट्रपति महोदया ने उनको बुलाया है और उनको इनवाइट किया है। ये लेटर राष्ट्रपति की ओर से है कि आप सरकार बनाइए, 9 जून को इतने बजे शपथ का समय है उसमें।
जहां तक गठबंधन की सरकार चलने का प्रश्न है, तो ये तो हमेशा होता है। गठबंधन की जो भी सरकारें होती हैं वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को साधते हुए, एक दूसरे को सुनते हुए ही चलती है। और किसी भी स्टेज पर फ्यूचर में अगर इसमें कुछ होता है तो नेचुरली परेशानी होती है, स्ट्रेस आता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो स्ट्रेस आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको ये देखना है कि आज तो आपने देख ही लिया जो बोला है, तो उसको आप कह सकते हैं भाई ये तो पॉलिटिकली बोलते ही हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर निकलेंगे, मेरा ये मानना है कि ये प्री पोल अलायंस था, सब मिलके साथ लड़े थे, आज बहुत क्लैरिटी थी। फिर भी अगर आप ये मानते हैं कि फ्यूचर में होगा तो उनको क्या इंटरेस्ट है, कहाँ जाएंगे? अगर वो यहाँ से निकल के और कहाँ जाएंगे? अब तो कोई दूसरा गठबंधन भी नहीं है, वो गठबंधन तो खत्म हो गया, वो तो अब एक खाली ग्रुप रह गया। उसमें दिल्ली में उन्होंने कह दिया है कि हमारा समझौता खत्म, बात खत्म। आपने इधर यूपी में जो यूपी अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कह दिया कि भाई हमारा जो गठबंधन था लोकसभा तक था, लोकसभा चुनाव हो गया, खत्म। तो गठबंधन तो अब है ही नहीं। वो एक जो ग्रुप फॉर्मेशन हुआ था जिसको आप गठबंधन कह रहे थे, वो गठबंधन कहाँ था? आप चुनाव लड़ रहे हैं वेस्ट बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ, केरल में एक दूसरे के खिलाफ, तो उसको आप गठबंधन तो नहीं कह सकते ना। गठबंधन तो वो था जो एनडीए का गठबंधन था कि मिलकर लड़ रहे थे, हर जगह मिलकर लड़ रहे थे, हर जगह सीट शेयरिंग करके लड़ रहे थे, हर जगह एक स्टेज पर रैलीज करके लड़ रहे थे। तो वो जो प्री पोल अलायंस था, तो इनका तो प्री पोल अलायंस हुआ ही नहीं, न कोई इन लोगों का कोई मैनिफेस्टो था कंबाइंड, न इन लोगों का कोई लीडरशिप थी। तो उस स्थिति में अगर नीतीश बाबू ये जोखिम लेते हैं, मैं कह रहा हूँ जोखिम लेते हैं कि मैं उधर वहां जाके क्या करेंगे? वहां पे अखिलेश की 37 सीटें हैं, वहां पर ममता की 29 सीटें हैं, ठीक है। वहां पे दूसरे जो घटक दल हैं उनकी सीटें हैं, डीएमके के लीडर की सीटें हैं 22 सीटें, इनकी तो 12 सीटें हैं। तो इनको क्या मिल जाएगा वहां जाने से? ऐसा ही चंद्रबाबू नायडू का है। ठीक है। फिर एक बात मैं आपको और बता दूं जी सर, 20 सेकंड सर प्लीज। चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए के साथ रहे, उनको मालूम है कि वो बहुत लकी सिद्ध रही है उनके लिए। वो चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, उनके मिनिस्टर्स भी बने हैं, सेंटर स्टेट दोनों जगह उन्होंने राज किया है। जब भी उन्होंने एनडीए छोड़ी है तो उनको परेशानी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कोई संभावनाएं है नहीं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है ना कि देखिए, ठीक है सर, ऐसा है कि ये यानी ये स्पष्ट है कि जोखिम लेने के मूड में ना तो नीतीश बाबू हैं और ना ही चंद्रबाबू नायडू हैं। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये सरकार 5 सालों तक चलेगी। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। तो अनलॉक डील हो चुकी है, डील लॉक हो चुकी है, और इन सब के बीच में ये चर्चा हो रही है कि ये गठबंधन की जो सरकार बन रही है वो टिकाऊ होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्पष्ट कहा जा चुका है कि सत्ता के लिए ये जमावड़ा नहीं था, ये जमावड़ा तो देश और लोकतंत्र के लिए था। सीधे पंडित राज शर्मा आपके पास आती हूँ और फिर मनोज जी आपके पास आती हूँ। पंडित जी, प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि गठबंधन जो ये बना था वो सत्ता लोलुपता के लिए नहीं था, ये सत्ता पाने के लिए जमावड़ा नहीं हुआ था, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए असल लड़ाई हम लड़ रहे थे। पंडित राज शर्मा जी। कहता हूं लावनी जी आपसे कि नरेंद्र मोदी जी कोई सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नहीं, वो जो बोले मैं इतना मानता हूं कि जो लोग कहते थे ये झुकते नहीं, तो मैं मान गया कि अगर झुकाने वाला ताकतवर हो तो ये झुक जाते हैं और इनका कोई भी स्टैंड अपनी बात पे नहीं है। ये बदल जाते हैं, इन्हें सत्ता प्यारी है, इन्हें कुर्सी प्यारी है। मैंने भी बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं लाभली जी, मेरी एक एज है, मैंने भी देखा है जमाने में। लेकिन आप राजनीति में थोड़ा बहुत बदला जाता है, लेकिन इतना नहीं जितना नरेंद्र मोदी जी बदल गए। और एक और बात आपको कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना एनडीए का दरवाजा बंद हो गया, मैं दावे के संग आंख से आंख मिला के कहता हूं, सनद रहे ये आज का टाइम सनद रहे कि ये जो दरवाजे के अंदर घुसे हैं, कुंडी निकाल के घुसे हैं कि भागना पड़ जाए। मैं फिर कह रहा हूं जेडीयू भाई, अरे सूर्य भाई आप तो रहने दो, आप तो सुनने की आदत नहीं, बात को चलिए। सबके बीच जयंत चौधरी जी कुछ कह रहे हैं, आइए जरा जल्दी से उन्हें सुन लेते हैं। खासतौर पर
चलिए, शायद कुछ कह रहे थे। हाँ पंडित जी, पूरा कर लीजिए जल्दी से। लेकिन पंडित जी एक बात देखिए, क्लियर नहीं हो रही है। नहीं, एक चीज बताइए, आप लोगों ने भी तो अलायंस में सरकार चलाई थी, कांग्रेस के पास 145 सीटें थी 2004 की अगर बात करें, लेकिन आपने 5 साल जब चला लिया, आप जब इतने फुल ऑन कॉन्फिडेंट है, तो भारतीय जनता पार्टी भी फुल ऑन कॉन्फिडेंट है। ये एटीट्यूड देखा जाता है, आइडियोलॉजी देखी जाती है। क्या प्रधानमंत्री की जो आइडियोलॉजी क्या है, जैसे मैं आज भी बताता हूं कि आदमी जो महादेव की पूजा करता है वो एक नाग को पाले और नाग की खूब पूजा करे और सोमवार को व्रत रख के उनके यहां माथा टेक दे, नाग उसे डस देगा। तो मैं दावे के संग कहता हूं बीजेपी भी ऐसी है। बीजेपी पे अगर ये विश्वास कर लेंगे, मैं फिर बता रहा हूं सूर्या भाई, आपको सच बोल रहा हूं मैं इस बात को। आपको देखिए, पहली बात मेरी बात सुनिए, अयोध्या में राम मंदिर जहां बना है वहां पे आप हार गए, वहां के लोगों ने आपको शराब दे दिया। और अच्छा, आप कहां नहीं हारे? जहाँ राम के मंदिर, जहाँ महादेव के मंदिर है, वहां सब आप हार गए। आप बताओ ना कहां नहीं हारे? अरे आप बताइए कहां ना हारे आप? अरे मुझे बताओ, अयोध्या हारे? अरे मैं कह रहा काशी भी हारे हो आप लोग काशी भी हारे हो। 3,27,000 वोट, बदलाव की एक बात बात ये बता दूं, 1001% 2 से 3 राउंड आपके ना 2014 से पहले कैसे कब्रिस्तान की राजनीति कांग्रेस करती थी, कैसे हज की राजनीति करती थी, देख लिया था, कैसे इफ्तारी की राजनीति करती थी, अभी देखा क्या? देखो, दावे के संग कहता हूं 6 महीने ये प्रधान। नमस्ते साथियों, चुनाव में जैसे हम लोगों को भी दौड़ धूप रहती है, मीडिया के साथियों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है। तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है। मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले एक आध सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है, टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है, और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है।
और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है।
हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है। और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने खास तौर पर राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया और स्पष्ट किया उनका विजन जो केवल अगले 5 सालों का नहीं बल्कि 2047 का विजन है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया का भी वो धन्यवाद देते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने भी बड़ी मेहनत की और इस मेहनत के लिए भी आप लोगों की सराहना करता हूं। कुल मिलाकर यह तय हो गया है कि एनडीए का जो नेता है सर्वसम्मति से वो नरेंद्र मोदी ही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, प्रधानमंत्री स्वयं ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रोग्राम की जो डिटेल्स है वो राष्ट्रपति से साझा कर ली है। राष्ट्रपति भवन में ये डिटेल दे दी गई है। और इन सब के बीच देखिए, इस वक्त हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने वो लेटर रखा, वो इनविटेशन एक्चुअली ये दरअसल रखा है जिसमें राष्ट्रपति भवन की तरफ से उनको आमंत्रण दिया गया है शपथ के लिए, खासतौर से क्योंकि दोपहर में ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। और अब राष्ट्रपति भवन के सामने जब सरकार बनाने का दावा रखा गया तो कार्यक्रम रखते हुए समय की मांग की गई थी। राष्ट्रपति से ने मुलाकात करने के लिए आमंत्रण दिया और अब शपथ ग्रहण को लेकर राष्ट्रपति भवन में खास तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 9 तारीख की शाम ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार एक बार फिर से शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री की नजर आएंगे। क्या तस्वीरें रहेंगी, किस तरीके की ये कहानी आगे बढ़ेगी, सब पर नजर बनी रहेगी। हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। Honorable PM never took any rest. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं।